नमस्कार, आदाब, वंदन आभार। मैं हूँ राज दुबे और स्वागत है आपका सिलेक्शन महाकुंभ में। और कैसे हैं आप लोग? बहुत ही अच्छे होंगे। हम आशा करते हैं कि जोरदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे, हंस रहे होंगे और हंसा रहे होंगे और अपने अपने काम में सभी लोग लगे होंगे। कोई अच्छे से पढ़ रहा होगा, कोई अच्छे से तैयारी कर रहा होगा, सब अपने अपने डेडिकेशन के साथ अपने अपने टारगेट पर लगे होंगे। और जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कुछ क्रॉपिंग सिस्टम और पैटर्न के बारे में, उसका एक हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्रॉपिंग सिस्टम पढ़ा, क्रॉपिंग पैटर्न पढ़े और उसके बाद हम लोगों ने इंटर क्रॉपिंग पढ़ा। इंटर क्रॉपिंग में उसके कुछ पार्ट पढ़े, जैसे कि कंपेनियन क्रॉपिंग पढ़ा, पैरेलल क्रॉपिंग, उसके बाद उसमें सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। तो यहाँ सिनर्जेटिक क्रॉपिंग तक हम लोग पढ़े थे। उसके आगे की क्लास क्या है? ये पार्ट 2 है, जिसमें आपको जो उसके आगे का है वो बताया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से और कीवर्ड्स के माध्यम से। और आशा करते हैं कि कल की क्लास आपको बड़ी अच्छी लगी होगी और कमेंट के माध्यम से। और आप लोगों ने जो भी देखा, लाइक किया, जिनको जितना अच्छा लगा उसने उतना देखा, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और इन सब बातों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़ा था इंटर क्रॉपिंग के कुछ पार्ट थे, हम लोगों ने विधिवत उसका अध्ययन किया था। आज हम पढ़ते हैं मिश्रित क्रॉपिंग। मिश्रित क्रॉपिंग आप लोग भली भांति जान रहे होंगे कि 2 या 2 से अधिक फसलों को बिना किसी अनुपात, बिना किसी पंक्ति विन्यास, बिना किसी निश्चित दूरी के बोना ही मिश्रित खेती कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग फिगर के माध्यम से देख रहे होंगे, इसमें क्या होता है, कोई किसी भी प्रकार की एक निश्चित दूरी नहीं होती, ना कोई डिफिनिट रो होता है, ना कोई डिफिनिट पैटर्न होता है, ना ही कोई इसमें रेशियो होता है कि इसने इतने इतने बोना है। मतलब प्रकार से उसको हम जैसे बातें उसको छिड़काव विधि से बो देते हैं। इसमें देखिए डेफिनेशन साफ साफ दिया हुआ, जब किसी खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को बिना किसी पंक्ति विन्यास या अनुपात में उगाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित खेती बोलते हैं। ज़्यादातर इसमें क्या फॉलो किया जाता है? ब्रॉडकास्टिंग से बीजों की बुआई की जाती है, यानी ब्रॉडकास्टिंग मतलब होता है छिड़काव विधि। ठीक है, जैसे अगर हम गेहूँ रो टू रो बोलते हैं, लाइन टू लाइन, तो हम डिबलर या सीड्रिल से बोलते हैं। तो वो हम क्या करते हैं? इंटर क्रॉपिंग करते हैं अच्छे से। उसमें हम रेशियो लेते हैं, निश्चित दूरी लेते हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें वो बुआई करते हैं। लेकिन मिश्रित क्रॉपिंग में क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, इसमें छिड़काव विधि से बो दिया जाता है। और दूसरी बड़ी बात यह है इसमें कि ये ड्राई लैंड क्षेत्र की मुख्य खेती है। अब ड्राई लैंड क्या होता है? ड्राई लैंड का मतलब होता है जहाँ पे वर्षा, जहाँ की एनुअल बारिश क्या होता है? एनुअल रेनफॉल जहाँ पे क्या हो? 1150 mm यानी मिलीमीटर से कम, लेस देन 1150 मिलीमीटर। ठीक है, जहाँ पे वार्षिक वर्षा एनुअल रेनफॉल 1150 mm से कम होती है, उसको क्या बोलते हैं? हम ड्राई लैंड एग्रीकल्चर बोलते हैं। मतलब कि वहाँ पे जहाँ पे कम वर्षा होती है वहाँ पे इस प्रकार की खेती की जाती है। तो ड्राई लैंड इसलिए बहुत अच्छा फैक्ट होता है। इसे पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मिश्रित सस्यन में या मिश्रित खेती में किस क्षेत्र के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है? तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होता है। फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ पे कोई और वेजिटेबल लगा हुआ है, यहाँ पे कैबेज लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ और लगा हुआ है, यानी किसी भी प्रकार का इनका एक निश्चित रो नहीं होता, निश्चित लाइन नहीं होती, निश्चित डिस्टेंस नहीं होता। तो क्या बोलते हैं? मिश्रित खेती करते हैं। इसमें ज़्यादा नहीं करना है, बाकी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और ऐसे ऐसे आगे बढ़ते हैं। बात यह है दरअसल कि आजकल काम इतना ज़्यादा पड़ रहा है, चुनाव का माहौल है, मोदी जी का प्लान है 400 के पार लाना। देखते हैं कौन सी पार्टी जीतती है। राहुल गांधी भी खूब मेहनत कर रहे हैं और मेहनत हम लोगों को भी करना पड़ रहा है। डीएम ऑफिस में कंट्रोल रूम की ड्यूटी बहुत ही व्यस्तता वाली लाइफ है, इसके बीच में थोड़ा सा समय निकल पाता है तो हम सोचते हैं चलते हैं कुछ करते हैं। फिर दूसरा क्या आता है? सतत खेती, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंशियल या नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। इसमें क्या होता है? किसी खेत में एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलों को शीघ्र क्रम में, किस क्रम में? शीघ्र क्रम में, क्विक सक्सेशन में उगाना क्या कहलाता है? सतत कृषि कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं? नॉन ओवरलैपिंग। देखिए, जैसे कोई खेत है, कोई फील्ड है, ठीक है, कोई फील्ड है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक, ये फील्ड है, कॉटन लगा, ग्राउंडनट लगा। इसमें क्या होता है कि एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलों को शीघ्र क्रम में उगाना है, यानी एक फसल कटी उसके जस्ट आफ्टर दूसरी क्रॉप को लगा देना, जैसे कि उसमें ओवरलैपिंग ना हो। मान लीजिए ये कोई फील्ड है, ठीक है, इसमें हमने एक क्रॉप ये बोया, इसको फर्स्ट क्रॉप मान लेते हैं, उसके जस्ट आफ्टर ये सेकंड क्रॉप हो गई, ठीक है, उसको सेकंड क्रॉप मान लेते हैं, उसके जस्ट आफ्टर क्या हुआ? ये थर्ड क्रॉप हो गया। तो ये ओवरलैपिंग नहीं कर रहा है और ओवरलैपिंग होना भी नहीं चाहिए, इसीलिए इसको हम नॉन ओवरलैपिंग या सीक्वेंस क्रॉपिंग बोलते हैं। मतलब कि एक क्रॉप कटी, दूसरी तुरंत बो दी गई, फिर तीसरी कटी, दूसरी कटी, तीसरी बो दी गई।
मतलब ओवरलैपिंग ना हो, इसको क्या बोलते हैं, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग बोलते हैं। पहली क्रॉप कटी, दूसरी, दूसरी कटी तीसरी, तीसरी कटी तीसरी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉटन और ग्राउंड नट, ठीक है, यहाँ पे कॉटन लगा हुआ है, यहाँ पे ग्राउंड नट लगा हुआ है। जैसे कॉटन कटा तुरंत ग्राउंड नट यहाँ पे बो दिया गया, ठीक है। किसी प्रकार का ओवरलैप नहीं होना है। यहाँ पे पर्ल मिलेट यानी बाजरा, पोटैटो और ग्राउंड नट, जैसे ये कटा होगा ये बो दिया गया, ये बो दिया गया, यानी उसमें ओवरलैपिंग नहीं होना है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, सिक्वेंशियल या नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आगामी फसल की बुआई तथा पूर्ववर्ती फसल की कटाई एक शीघ्र क्रम में होती है। यानी जो पहले फसल बोई गई थी, आगामी फसल जो बोनी जानी है, तो जो पूर्ववर्ती फसल जैसी कटी तुरंत उसके बाद हम क्रॉप को फील्ड पे बो देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसी का जस्ट अपोजिट आता है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग बहुत ही फेमस है, ठीक है। इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है, लोग समझ नहीं पाते। इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। उसका जस्ट अपोजिट है। उसमें क्या था कि हम ओवरलैपिंग नहीं होती थी, यहाँ पे ओवरलैपिंग होना तय है। जैसे आप फिगर में देख रहे होंगे, पहले तो आप डिफिनेशन देख लीजिए। पहली फसल कटाई से पूर्व दूसरी फसल की बुआई करना। कहीं ना कहीं एक चीज़ हम देखते हैं कि ये सिर्फ किताबों में ज़्यादा सही लगता है। अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो धान की खड़ी फसल में कैसे आप लेंटिल या कुछ भी बो पाएंगे, नहीं संभव होता है। कुछ चीज़ें होते हैं जो किताबों में ही अच्छी लगती हैं, तो अगर जो करता होगा उसके लिए तो बेहतरीन है, कहीं ना कहीं अगर किताबों में है तो अच्छा ही होगा, लेकिन ऐसा करना भी चाहिए। तो हमें क्या है, हमें तो जानने से मतलब क्या होता है क्या नहीं, बाकी प्रैक्टिकली अगर कभी करने का मौका मिला तो आप लोग करिएगा ज़रूर। धान की खड़ी फसल थी, इसको देखिए, पहली फसल की कटाई से पूर्व दूसरी फसल की बुआई करना, यानी पहली फसल कटी नहीं है, दूसरी फसल की बुआई कर देते हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं, रिले क्रॉपिंग बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें ओवरलैपिंग होता है। पहले फिगर देखिए, यहाँ पे धान लगा हुआ था, ठीक है, धान लगा हुआ था, जिसमें क्या हुआ, ये लेंटिल यानी पल्सेस क्रॉप को बो दिया गया। धान कटा नहीं था, यहाँ पे तो कटा हुआ है धान, ठीक है। यहाँ पे जो धान के डंठल हैं, जिनको हम पैरा बोलते हैं, वो हम पुआल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो इसके जो धान जब रहा होगा अपने हार्वेस्टिंग स्टेज पे, उसके कटने से पहले ही यहाँ पे क्या हुआ, पल्सेस क्रॉप को बो दिया गया। तो इसी तरीके को क्या बोलते हैं हम, रिले क्रॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि पहली फसल जो कटने वाली थी उसको कटने से पूर्व ही दूसरी फसल जो आगामी फसल उसको बो दिया गया, उसे हम रिले क्रॉपिंग बोलते हैं, ठीक, रिले क्रॉपिंग। और ये ओवरलैपिंग कैसे होती है, जैसे ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि जैसे हमने एक क्रॉप बोया है, ये क्रॉप कटने वाली थी लेकिन दूसरी क्रॉप अब तक हमने बो दी, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ। दूसरी क्रॉप कटने वाली थी, उसमें हम तीसरा बो दिए, यानी कि ये ओवरलैप कर रहा है। देखिए, पहली फसल कटी नहीं है जबकि दूसरी फसल बो दी गई, तो ये इसीलिए इसको हम ओवरलैपिंग क्रॉपिंग भी बोलते हैं। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि बो तो देते हैं, लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, इसकी जो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी होती है। फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी मतलब होता है कि परिपक्वता अवस्था, पूर्ण रूप से परिपक्व ना हो, लेकिन ऐसी अवस्था आ जाए जिसमें क्या हो कि वो आधा तो पका ही रहे। ऐसा नहीं है कि वो एकदम इमेच्योर है और आपने क्रॉप को बो दिया, नहीं, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पे पहुंचा हो, उस स्टेज पे हो, फिर हम क्रॉपिंग करते हैं, दूसरी फसल को बो देते हैं। तो ये बहुत ही की पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और टर्म है, पैरा एंड उटेरा क्रॉपिंग। इसका मतलब क्या होता है, सोइंग ऑफ लेंटिल बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ लो लैंड राइस। लेंटिल यानी मसूर, मसूर की बुआई हम क्या करते हैं, लो लैंड राइस यानी निचले जो मतलब धान के खेत में हम उसको कटने से पहले लेंटिल की बुआई कर देते हैं, यानी मसूर की बुआई कर देते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, पैरा एंड उटेरा क्रॉपिंग। पैरा एंड उटेरा क्रॉपिंग ये क्या होता है, पैरा एंड उटेरा क्रॉपिंग का मतलब यही होता है कि इसी का रिले क्रॉपिंग का ही एक टर्म होता है। ये कहाँ पे, ये अपने नॉर्दर्न स्टेट में ज़्यादा फेमस है, ठीक है, पैरा एंड उटेरा क्रॉपिंग, ठीक। फिर आता है झूम कल्टीवेशन, ठीक है। ये एक प्रकार से देखा जाए तो इससे क्या होता है कि हमारे यहाँ बहुत ही इससे नुकसान। झूम का मतलब फ्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी इसको बोलते हैं, यानी जलाओ और नष्ट कर दो, ठीक। इसमें पहले समझते हैं, अनिश्चित भूभाग पर एक ही फसल को बार बार बोना। अनिश्चित भूभाग का मतलब होता है लैंड रोटेटेड ईयर आफ्टर ईयर बट क्रॉप इज फिक्स्ड। इसमें क्या होता है, क्रॉप फिक्स होती है, जैसे मान लीजिए राइस ही ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, इसमें क्रॉप फिक्स होती है, इसमें लैंड रोटेट हुआ करता है, यानी आज हम यहाँ बोई, कल हम वहाँ बोएंगे। पहले सबसे अच्छा तरीका समझ लीजिए, इसमें क्या होता है, सबसे पहले चीज़ तो है कि जंगल को क्या करते हैं हम, पेड़ पौधों को काटते हैं, वहाँ पे हम अपना क्रॉप उगाते हैं, फिर वो उसी स्थान को ही छोड़ देते हैं। ये नहीं है कि उसमें हम फिर खेती करें, वहीं छोड़ देंगे,
फिर दूसरी जगह जाएंगे, फिर ज़मीन को हम पेड़ पौधों को काटेंगे, फिर उसके बाद हम वहाँ पे फिर वही क्रॉप ग्रो करेंगे, फिर छोड़ देंगे। यानी वहाँ पे लैंड फिक्स नहीं होती है, लैंड रोटेटर, लैंड बदलता रहता है। आज हमने इस लैंड पे खेती की, इस फील्ड में, कल इस फील्ड में करेंगे, परसों इस फील्ड में करेंगे। यानी कि यहाँ पे फील्ड बदलता रहता है। और अक्सर ये होता है कि ये देखिए, ये उत्तर पूर्व राज्यों में ज़्यादा प्रचलित है। यानी जहाँ पे क्या होता है, जंगल हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, जंगलों को काट के उनको जला के खेत बना देते हैं। उसके बाद एक बार बुआई करते हैं, फिर अगली बार जाके किसी और जगह पे करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जंगल तो नष्ट हो ही रहा है और मृदा की उर्वरता भी कम होती जाती है। इसलिए बहुत ही मतलब ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता है। एक बार जहाँ का आप उगाए फिर वो छोड़ दिए, फिर दूसरी जगह चला गई। तो सटीक इसका आंसर क्या होता है कि अनिश्चित भूभाग पर एक ही फसल को बार बार बोना, यानी कि उसका भूभाग भी अनिश्चित है। आज हम इस ज़मीन पे खेती किए, कल उस ज़मीन पे करेंगे, ऐसे ऐसे भटकते रहते हैं। कोई निश्चित भूभाग नहीं होता, कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता कि इसमें कोई सस्यावर्तन नहीं अपनाया जाता, कोई क्रॉप रोटेशन नहीं अपनाया जाता। जिस प्रकार से इसमें क्या होती है, बड़ी क्षति होती है। तो अनिश्चित भूभाग पर किसी फसल को बार बार बोना, ठीक है। ये कहाँ किया जाता है, भारत के उत्तर पूर्व राज्यों, छोटा नागपुर, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ सब क्या होता है, ये जंगली एरियाज में किया जाता है, ठीक। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर है एक टिकाऊ खेती, जिसको हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं। आजकल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी मंशा है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करने की। इसमें क्या होता है, पहले सरसी निगाह से देख लेते हैं। पर्यावरण को प्रदूषित किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए तथा आने वाली पीढ़ी के जीवन निर्वाह पद्धति की उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए भरपूर खाद्य पदार्थ उत्पन्न कराना है। यानी पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना है। इसको कई नामों से जाना भी जाता है, जैसे हम प्राकृतिक खेती के नाम से भी जानते हैं, इको फार्मिंग जानते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से जानते हैं और पर्माकल्चर के नाम से भी जानते हैं। इको फार्मिंग के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि इसमें इकोलॉजिकली ये क्या होता है, किसी भी प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता। इसमें किसी भी प्रकार का हम केमिकल या कुछ भी नहीं यूज करते, इसलिए इसको हम इको फ्रेंडली होता है। कोई भी प्रकार का मतलब पर्यावरण प्रदूषित नहीं करता। दूसरी चीज़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो भी हम खाद या रसायन छोड़ते हैं तो कुल मिला के वो क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है। वो चाहे ऑर्गेनिक खाद हो, चाहे ऑर्गेनिक किसी प्रकार केमिकल हो, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड तरीके से हर एक चीज़ अपनाते हैं। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं और पर्माकल्चर भी कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम ध्यान में देख लेते हैं कि टिकाऊ खेती क्या होती है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ऐसे तरीके से हम खेती करें ताकि ना तो हमारे वातावरण को क्षति पहुँचे और ना कि खेत की उर्वरा शक्ति में कमी हो, और फसल बहुत ही शुद्ध रूप से हो, जिसको हम खुद तो खा ही रहे हैं, आगे के लिए भी हम अपने जो भी हमारी वंशावली हो, जैसा कि इसमें साफ साफ कहा गया, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो हम उसको बहुत ही शुद्ध रूप से ले सकें और पर्यावरण को हम दूषित ना करें। इसी को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, पर्माकल्चर और इको फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल है और आजकल यही करना भी चाहिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि किसी भी प्रकार का पर्यावरण दूषित ना हो, और सरकार की मंशा भी है कि जितना भी ज़्यादा हो सके वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान दे रहे हैं। और इसमें क्या है कि किसी प्रकार की आजकल क्या है कि किसी भी सब्जी हो या फसल हो उसमें शुद्धता नहीं रह गई है। पहले क्या था कि जब हमारे पास खाने के लिए अन्न कम थे तो खूब केमिकल छोड़ा गया, खूब एकदम समझ लिए कि एकदम भरमार था केमिकल का। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उस समय खूब केमिकल का प्रयोग किया गया, खूब अच्छे अच्छे हाई यील्डिंग वैराइटीज़। आज क्या हो रहा है, आज उसी का जस्ट अपोजिट हम लोग चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी उत्पादन हमें कम चाहिए लेकिन शुद्ध रूप में चाहिए। आज आप कहीं भी जाइए, कोई 1 बीघा ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, कोई 10 बीघा आपका मतलब नॉर्मल फार्मिंग कर रहा है, लेकिन उसकी इनकम 1 बीघे वाले की मतलब 10 बीघे वाले की अपेक्षा 1 बीघे वाले ज़्यादा है। तो क्यों है, फिर हम लोग पुरानी जगह जाते हैं, क्योंकि शुद्धता हमें नहीं मिल रही है। तो उसी सबको ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या किया गया, एक नाम आया कि हम इसमें क्या करें, कम से कम शुद्धता लाएँ। उत्पादन कम हो चलेगा, जीरो बजट फार्मिंग आ गई, इसलिए तो उत्पादन कम हो चलेगा लेकिन शुद्धता लोग खोज रहे हैं, क्योंकि आज हमारे पास उत्पादन अच्छा खासा है, सरप्लस में है, खाने पीने भर का ठीक है। तो यहाँ तक हुआ, समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, और आशा करते हैं कि समझ में ज़रूर आएगा, क्योंकि भाषा ऐसी है, बहुत ही सरलतम, बहुत ही अच्छे ढंग से सोच रहे हैं आप लोगों को बताने का, समझाने का, ठीक है। और ऐसी ऐसी क्लासेज आपकी बराबर आती रहेंगी, और ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं कर रहे हैं। और ये जो चैप्टर था यहीं पे समाप्त होता है, अगली क्लास कल फिर आएगी। और आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, और उसमें आप अच्छा सजेशन भी दे सकते हैं, कुछ अच्छे आइडियाज़ हो वो भी बता सकते हैं, कुछ कमी रहेगी वो भी बताएं, अच्छाइयाँ हो वो भी बताएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर तो ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि
ये अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो अपने मित्रों, आपके दोस्तों तो ज़रूर जाना चाहिए। और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और क्लासेस रेगुलर होगी। आप लोग मतलब हमें अच्छा लगता है, आप लोग कहते हैं कि सर आप क्लासेस रेगुलर किया करें, तो क्लास रेगुलर होगी। बस क्या है कि अब भाई अब टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, कोई बहानेबाजी तो चलेगी नहीं, क्योंकि जब करना है तो करना है। इन्हीं सब बातों के साथ आपसे विदा चाहूँगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे हमारे अंदर वो एनर्जी आए, मोटिवेशन आए, और आप लोगों के लिए हम डेली डेली ऐसे ही खुश मिजाजी होकर लाया करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।